हम लोग लास्ट लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें करंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। डेफिनेशन क्या होता है करंट का, उसका डायमेंशन क्या होता है और उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है करंट का जब करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर से। इस सेकेंड लेक्चर में ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ ने क्या बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एनी कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। तो किसी भी मटेरियल में करंट कितना फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा कि उसके दोनों एंड में यहाँ से यहाँ तक आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखा है। तो ये भले ही V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लिख दिया जाता है, लेकिन इसमें V वोल्टेज बोल सकते हैं इसको कि वोल्टेज है, लेकिन एक्चुअली में ये है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है। किन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है? ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक वायर ऐसे है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है आर रेजिस्टेंस का वायर में। तो यहाँ पोटेंशियल ए है और बी पॉइंट का पोटेंशियल वी बी है। तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी। तो ये वी ए माइनस वी बी होगा, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका प्रोडक्ट आई इंटू आर, ऐसा ओम ने बताया। तो ये वी ए माइनस वी बी को ऐसे वी लिख दिया जाता है, लेकिन आपको खुद जब भी ये फॉर्मूला लिखें वी इक्वल टू आई आर, तो आपको मन में सोचना है कि ये वी किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं है, ये रेजिस्टर के दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब इस पोटेंशियल का डायमेंशन अगर हम फाइंड करना चाहें तो डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो V इक्वल टू आई आर के लिए R को लिखना पड़ेगा मुझे V अपॉन आई। अब V क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो वर्क डन का डायमेंशन हम लोग को पता है पहले से कि ml2t-2 होगा, और चार्ज का Q इक्वल टू आई टी फॉर्मूला होता है, तो I इंटू टी लिख दिए, और एक और I से मुझे डिवाइड करना है। ये तो खाली V हुआ, इतना क्या हो गया V। अब उसमें I से मुझे एक और डिवाइड करना है, यानी 1/I लिखना है यहाँ पे। तो कुल मिला के ये R का डायमेंशन क्या आ रहा है, डायमेंशन ऑफ R ml2t-2, और ये t ऊपर आएगा तो ये क्या -3 लिख देना चाहिए मुझे। ये +1 है तो ऊपर -1 होगा, तो -2 और -1 -3। अब I और I दो है तो ये ऊपर आकर और I टू द पावर -2 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 2 होगा, I और I स्क्वायर, तो I -2 होगा। ये डायमेंशन हो गया। लेकिन ये I के जगह पर कभी कभी A भी लिखा हुआ रहता है, तो ml2t-3 और A-2 भी आप लिख सकते हैं। मतलब डायमेंशन में हम लोग करंट के लिए A भी सिंबल यूज करते हैं करंट के डायमेंशन को लिखते समय। ओके, अब इसके बाद हम लोग डायमेंशन फाइंड करेंगे रो का, फिर मतलब रेजिस्टिविटी का। तो आप ऐसे 10th क्लास से आप ऐसे पढ़ते आए होंगे, पहले से भी पढ़ लिए होंगे आप 10th क्लास में अपने, कि R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। मतलब रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, रेजिस्टिविटी, और लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है इस रेजिस्टर का, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। मतलब ये मटेरियल तो एक्चुअली में ऐसे कुछ थिक होगा, तो इसका कुछ थिकनेस होगा, इसका एरिया होगा क्रॉस सेक्शन, वो एरिया है। तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए में रो को क्या लिख पाएंगे हम, आर ए अपॉन एल। आर और ए मल्टीप्लाई होगा और एल डिवाइड हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ रो लिखना होगा मुझे। तो आर का डायमेंशन देखिए यहाँ ऑलरेडी हमने लिखा है, डायमेंशन ऑफ आर ml2t-3 A-2, और इसमें एरिया का डायमेंशन मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर अपॉन एल, लेंथ के लिए एल लिखते हैं डायमेंशन। तो कुल मिला के इसका फाइनल डायमेंशन कितना आ जाएगा, फाइनल आर इक्वल टू, तो एम देखिए पूरे टर्म में एम एक ही है, एल यहाँ पे 2 और ये 2, 2 और 2 4, और ये माइनस हो गया ऊपर जाकर, तो -3 नहीं, 2 और 2 4, 4 में से एक लिया तो 3 आया है ना, 2 और 2 4 हो गया, उसमें से ये वाला माइनस होगा ऊपर जाके, तो 3 आया। अब t -3 है और t कहीं है क्या, नहीं, तो t -3,
और ए अगर देखें तो सिर्फ पूरे टर्म में यहीं पे ए है, तो A-2 ये रेजिस्टिविटी का डायमेंशन हो गया। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 मार्क का, बोर्ड एग्जाम में। अब ओम्स लॉ के बाद हम लोग ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी और सिग्मा का क्या फॉर्मूला होगा, ये R इक्वल टू तो पता है पहले से कि रो एल बाई ए आना है। R का वैल्यू क्या होता है, रेजिस्टेंस, रो एल बाई ए। अब ये कैसे रो एल बाई ए आता है R, ये हम सीखने वाले हैं। अब V इक्वल टू आई इंटू आर, ये ओम्स लॉ है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ई टाउ अपॉन एम, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिराइव कर लिए हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ई टाउ अपॉन एम आता है। माइनस साइन क्यों लगाया हुआ है यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट ड्रिफ्ट करेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ है, ऐसे लेफ्ट टू राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट की तरफ ड्रिफ्ट करेगा। ड्रिफ्ट करना मतलब क्या होता है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आने से ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस पे फोर्स लगाएगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी भी है, रैंडमनेस के कारण इसमें क्या है, कुछ वेलोसिटी है। तो इलेक्ट्रॉन के पास इधर जाने की वेलोसिटी है और फोर्स लग रहा है इधर, तो क्या उसके रिजल्टेंट में ये ऐसे जाएगा बीच में, और इसको जाना चाहिए था यहाँ, लेकिन आ जाएगा यहाँ, है कि नहीं। तो अगर यहाँ से यहाँ ये ड्रिफ्ट कर गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जाना चाहिए था यहाँ, आ गया यहाँ, तो इतना ड्रिफ्ट कर गया ये। तो जितना वेलोसिटी होगा, ये डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ ये, तो इसमें जिस वेलोसिटी से ये इस तरफ ड्रिफ्ट हुआ ओरिजिनल पोजीशन से किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी प्लस की तरफ, उसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ई टाउ अपॉन एम होता है। टाउ को वो बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ रहा होगा तो यहाँ क्या दूसरे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उनसे इसका कोलिजन हो सकता है। तो वो कोलिजन करने से पहले एक इलेक्ट्रॉन का एवरेज टाइम, जैसे इस इलेक्ट्रॉन का अलग टाइम होगा, फिर कोई और इलेक्ट्रॉन होगा उसको कोलाइड करने का अलग टाइम होगा, तो उसके एवरेज वैल्यू को क्या बोलते हैं, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, उसके टर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। अब इस टाउ के बारे में क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इसमें रैंडमनेस ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करने लगेगा इधर उधर, जिससे कोलिजन होने का ज्यादा चांस है। तो ज्यादा कोलिजन होगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, वो कम टाइम के लिए रिलैक्स करेगा इलेक्ट्रॉन। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा। अब ये तीनों फॉर्मूला हम लोग यहाँ, ये सब फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, इतने ही दूर में ये सब डेरिवेशन हो जाएगा। जबकि इसके लिए डेरिवेशन देखेंगे तो 3 पेज कम से कम आपको लगेगा बुक में देखने में और करने में भी, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में एक एक लाइन में डेरिवेशन को बता देता हूँ कैसे होना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू, ये फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, I बाई ए ई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, I मुझे ऊपर लिखना है यहाँ I, तो I चाहिए तो Q बाई टी होता है। करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज अपॉन टाइम। यानी इस कंडक्टर के अंदर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे कोई यहाँ पे देख रहा है ध्यान लगाकर कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन टी टाइम में आ रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज आएगा अपॉन टाइम, वही करंट देगा मुझे। तो चार्ज निकालने के लिए पहले कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आ रहा है, और उसमें ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, Q इक्वल टू एन ई। तो ये जब टी टाइम तक देखा तो ये सब इलेक्ट्रॉन वीडी स्पीड से आ रहे थे। कितनी स्पीड से आ रहे थे, वीडी। तो टी टाइम में कितना ट्रेवल करेंगे, वीडी इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम ही तो डिस्टेंस होता है। तो ये इतना डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रॉन आगे चलकर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, राइट। यही इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ वाले भी इलेक्ट्रॉन इतना डिस्टेंस, सभी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही आ रहे हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉन टी टाइम में यहाँ से कितना आगे ये वाला बढ़ेगा, ये वाला यहाँ से वीडी इंटू टी आगे बढ़ेगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन कितना आगे बढ़ेगा, तो यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ वीडी इंटू टी आगे बढ़ जाएगा टी टाइम में। तो ये लेंथ देगा, लेंथ, इलेक्ट्रॉन कितना आगे बढ़े। अब ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया। अब लेंथ में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम मिल जाता है। तो ये वॉल्यूम मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ थे अब यहाँ आ गए, तो इतने दूर में वॉल्यूम मुझे मिल गया। अब पर यूनिट वॉल्यूम n इलेक्ट्रॉन है, तो इतने वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम इनटू n। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मिल गया मुझे कि टी टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन इधर निकल कर आया होगा।
क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन एंटर किया है उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर निकल जाना चाहिए। इसमें एक्यूमुलेशन नहीं होता है चार्ज का, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर निकल रहा है। तो ये ई से मल्टीप्लाई कर देने से टोटल चार्ज मिल जाएगा क्या, क्योंकि यहां तक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले, ये स्पीड था, टाइम मल्टीप्लाई किया तो लेंथ मिल गया कंडक्टर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम मिल गया, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला, उसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल चार्ज मिल गया। ये चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज को टाइम से मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या उसी को करंट बोलूंगा? बिल्कुल। अब ये टी से टी कैंसिल हो गया तो देखिए वी डी ए एन ई, वी डी ए एन ई आ गया ना फॉर्मूला, आई इक्वल टू वी डी एन ए ई, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो वैसे ही वी डी निकालना होगा तो एन ए ई को डिवाइड कर लीजिए करंट में, एन ए ई को डिवाइड किया हुआ है करंट में तो वी डी आ गया। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग पता कर लिए कि ये इलेक्ट्रॉन कितने स्पीड से इस टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जे करंट डेंसिटी होता है आई अपॉन ए, आई ऑलरेडी हमने निकाला है एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, और एरिया से डिवाइड कर दिए तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया एन ई वी डी, एन ई वी डी। अब मैं वीडी को यहाँ से देखिए सब्स्टिट्यूट कर ले रहा हूँ, वीडी को यहाँ से मैं ले आया, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया ई ई टाउ बाई एम। अब ये माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट हो रहा है, बस उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है माइनस का। कितने स्पीड से कर रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड ई ई टाउ बाई एम, तो कितने स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ई ई टाउ बाई एम, मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ डायरेक्शन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि माइनस तो सिर्फ ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, मुझे अभी किधर इलेक्ट्रॉन चल रहा है डायरेक्शन पता चल गया है, सिर्फ हम ये करंट डेंसिटी पता करना चाह रहे हैं कि कितना डेंसिटी है, मैग्नीट्यूड पता कर रहे हैं। तो सिर्फ मैंने ई टाउ बाई एम लिख दिया, ई और ई स्क्वायर बन गया, यहाँ देखिए एन ई और ई, एन ई स्क्वायर, टाउ के जगह पर टाउ और ई के जगह पर ई, और एम एम एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये टर्म ई है और इस टर्म को सिग्मा बोला जाता है, यानी कंडक्टिविटी। ई के अलावा जो टर्म बच गया उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब क्यों इसी को कंडक्टिविटी बोल रहे हैं, क्या क्या दिमाग में आया हमारे कि इसी टर्म को सब लोगों ने सोचा कि यही कंडक्टिविटी है, मतलब इसी पे डिपेंड करेगा कि कितना इजिली कोई मटेरियल करंट कंडक्ट करेगा। कैसे पता चला सबको? तो ओम्स लॉ से वो पता चला। ओम्स लॉ में क्या था कि v इक्वल टू आई इंटू आर, ऐसा था ओम्स लॉ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, v इक्वल टू आई, इंटू आर करने के लिए ये करंट डेंसिटी को मैं यहाँ से देखिए कर रहा हूँ, यहाँ से करंट डेंसिटी को मैं लिख दिया करंट अपॉन एरिया, क्योंकि मुझे तो अभी पता ही नहीं है कि ये सिग्मा है, मुझे पता नहीं है। हम चेक कर रहे हैं कि कैसे मुझे पता चला कि यही टर्म सिग्मा है। तो जे को मैं लिख दिया करंट अपॉन एरिया, करंट डेंसिटी हो गया करंट अपॉन एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इसका लेंथ अपॉन इसका लेंथ, यही होता है। ई इक्वल टू डीवी बाई डी आर फॉर्मूला पढ़े होंगे आप। तो ई यहाँ से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस v इंटू इस मटेरियल का लेंथ l, v बाई एल लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड चैप्टर में था फॉर्मूला, ई इक्वल टू वी बाई एल। तो ई को मैंने लिख दिया v बाई एल। अब ये टर्म एज इट इज यहाँ कॉपी किया हुआ है। अब ओम्स लॉ में v इक्वल टू आई आर लिखा है, तो v और i तो है, तो जो बचे हुए टर्म्स है क्या वही r है। ये v है और ये करंट है, तो जो बाकी का टर्म सब बचा हुआ है वो r होना चाहिए। तो पहले v को हम यहाँ पे लिख दिए और बाकी सब टर्म को इधर i की तरफ ला रहे हैं, तो v एज इट इज हो गया यहाँ। तो i बाई ए एज इट इज है, i बाई ए, फिर l मल्टीप्लाई होगा, l मल्टीप्लाई हुआ है, m भी मल्टीप्लाई होगा, m मल्टीप्लाई हुआ है, ये तीनों डिवाइड होंगे, n ई स्क्वायर टाउ डिवाइड हुआ है, राइट। और एरिया तो ऑलरेडी नीचे डिवीजन में था। अब l बाई ए को आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो R इक्वल टू क्या होता था, रो एल बाई ए। R इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, रो एल बाई ए। तो इसमें L बाई ए को अगर हम छोड़ दें, L और A को, तो बचे हुए टर्म रो हैं, तो रो क्या है m n ई स्क्वायर टाउ, m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ, यही रेजिस्टिविटी है। और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टिविटी कितना इजिली कोई मटेरियल कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेगा, उससे कंडक्टिविटी पता चलता है। और रेजिस्टिविटी कितना ज्यादा रेजिस्ट करेगा, तो रेजिस्टिविटी m अपॉन ये है, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा।
यानी कि इसका रेसिप्रोकल देखिए ये है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। इसी को मैं क्या बोल दिया, कंडक्टिविटी। तो J इक्वल टू सिग्मा ई, ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए एग्जाम में आता है, कैसे डेरिवेशन इसका हुआ। तो मुझे लग रहा है आप ये समझ गए, ये आप कॉपी कर लीजिए और खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करें इसका डेरिवेशन करने के लिए। डायग्राम ड्रा करो। यस, अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कंडक्टर्स में, लगभग 10⁻28 पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम अगर आप लेंगे कंडक्टर का तो उसमें 10⁻28 लगभग इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है ये करंट। अगर करंट आप इधर से एक कम क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इसमें आप एक बैटरी ऐसे कनेक्ट कर दिए, इधर से आपने इसको एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये एक कंडक्टर का बना हुआ है, तो जितना करंट इधर से आके जितना एंटर करेगा उतना ही करंट इधर से बाहर आएगा। मतलब आप एक यहाँ पे अमीटर लगा दें, अमीटर, और एक अमीटर यहाँ पे आपने लगा दिया, तो दोनों अमीटर का रीडिंग, इन दोनों अमीटर का रीडिंग क्या आएगा, सेम आएगा। ये अमीटर का रीडिंग क्या आ जाएगा, दोनों सेम, जबकि यहाँ एरिया कम है और यहाँ एरिया ज्यादा है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन गया है उतना ही वापस इधर से आना चाहिए। तो इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने में ज्यादा हो जाएंगे इतने वॉल्यूम में, लेकिन वो स्लो निकलेंगे इधर से, तो आई मेंटेन रहेगा। देखिए I1 इक्वल टू I2 यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब करेंट दोनों में सेम रहेगा, I1 इक्वल टू I2, जबकि एरिया 1 इज लेस देन एरिया 2। वैसे ही करेंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन एरिया, तो करेंट तो दोनों में सेम है, लेकिन इसमें एरिया कम से डिवाइड हुआ है, तो कम से डिवाइड हुआ है तो डेंसिटी ज्यादा होगा, कम से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो उसका अमाउंट ज्यादा आएगा, तो J1 ग्रेटर देन J2, यानी यहाँ करंट डेंसिटी ज्यादा होगा और यहाँ करंट डेंसिटी कम होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है I/NAE, तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो जहां पे एरिया कम होगा वहां पे फास्ट इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा, मूव करेगा फास्ट। तो एरिया यहाँ पे कम था A1, तो यहाँ का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो 1 पॉइंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है 2 पॉइंट से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है 1 पॉइंट का। लास्ट इसमें पॉइंट है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रो एंड आर, मतलब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है टेम्परेचर में वेरिएशन के साथ। उसका फॉर्मूला है आर टी इक्वल टू, आर टी मतलब रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी, इक्वल टू आर नॉट, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस है। तो आर नॉट किसी भी टेम्परेचर का रेजिस्टेंस नहीं है, इनिशियल टेम्परेचर नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेना है आर नॉट, ब्रैकेट में 1 + अल्फा डेल्टा टी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं इस अल्फा को। अब ये अल्फा का वैल्यू मेटल के लिए पॉजिटिव आएगा और इस अल्फा का वैल्यू सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के लिए निगेटिव आएगा अल्फा का वैल्यू। इससे क्या पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव आएगा, मतलब रेजिस्टेंस पहले से बढ़ जाएगा, इस आर नॉट में कुछ ऐड होगा। मतलब मेटल के लिए या कंडक्टर के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डेल्टा टी पॉजिटिव हुआ, अगर आपका टेम्परेचर पहले से इंक्रीज किया फाइनल टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी कंडक्टर या मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर इंक्रीज कराने से। जबकि सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर है तो उसका रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी डेल्टा टी पॉजिटिव रखेंगे, तो ये माइनस अल्फा माइनस होता है, यानी कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, यानी आर नॉट से और कम वैल्यू आएगा, यानी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जबकि कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो इसमें हम रेजिस्टिविटी की अगर बात करें तो अलॉय की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है इन तीनों में कंपेयर करें तो, और सेमीकंडक्टर की उससे कम, और सबसे कम रेजिस्टिविटी कंडक्टर की होती है, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, इसको ज्यादा करंट कंडक्ट करना है, इसलिए कंडक्टिविटी सबसे कम, सबसे ज्यादा होती है इसका, और रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सबसे कम। अब यहाँ पे कंडक्टर अलॉय, ये नाइक्रोम है, अलॉय नाइक्रोम ले सकते हैं। तो बल्ब जो हम लोग का फिलामेंट वाला बल्ब है उसमें ये नाइक्रोम का ही बना हुआ रहता है। क्यों बना रहता है वो, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रेट से इसका डेंस, ये रेजिस्टिविटी चेंज हो रहा है स्ट्रेट लाइन, और इन दोनों का स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का वेरिएशन दिखाया गया है इसमें। कर रहे हैं
देखेंगे तो इन पढ़ रहे हैं हम, तो ये रो नीचे आ रहा है, यानी डिक्रीज करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, राइट। और इसका अगर देखें हम, नाइक्रोम का, लोहा का, ये भी तो कंडक्टर ही है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बल्ब के फिलामेंट से करंट फ्लो कर रहा होता है। तो इसका भी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है। मतलब एलॉय और कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया कि बढ़ रहा है, इसका एलॉय का भी बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, कंडक्टर का भी बढ़ रहा है। लेकिन सेमीकंडक्टर का कम हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से, और रेजिस्टिविटी कम होता जा रहा है इसका। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये कर्व आ रहा है और स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये यूनिफॉर्म रेट से रेजिस्टिविटी चेंज होता है, और इसका रेजिस्टिविटी नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है। मतलब पहले फर्स्ट 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज में जितना चेंज आएगा, अगले 10 डिग्री चेंज में उससे ज्यादा रेजिस्टिविटी में चेंज आ जाएगा। तो इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। ओके, तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन और सर्किट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।